नमस्कार दोस्तों, तैयारी विद प्रभात चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है। आज हमारे देश के जो राष्ट्रपिता, जिनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ, जो कि हमारे देश में जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ इनके जन्मदिन को मनाया गया। और मैं इनके उपलक्ष्य में आप लोगों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दे रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 30 सितंबर को एक आयोग द्वारा नोटिस आया। उस नोटिस में यह था कि जो पहले इसके पूर्व जो एग्जाम हुआ करते थे, यानी 2021 में, उसमें एक पाली में जो है 140 नंबर का जीएस होता था और दूसरे पाली में जो है 60 नंबर का हिंदी होता था। लेकिन कुछ दुर्व्यवस्थाओं की वजह से, पेपर लीक की वजह से सरकार ने जो है बड़ा कठिन निर्णय लिया और ये कहा कि नहीं, अब जो भी स्कूल के सेंटर बनेंगे वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज होंगे और एडेड कॉलेज होंगे, प्राइवेट को नहीं बनाया जाएगा। इससे जो है करीब यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 2023 में लगभग 11.5 लाख फॉर्म है। तो ये सुनने में आ रहा है कि ये 22 दिसंबर और 30 दिसंबर 2 दिन कराने की आयोग की योजना है। खैर, बच्चे बड़े सशंकित हैं कि उनको जो है नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, ये तो आयोग की माया है, महिमा है। वो आगे क्या करता है हम लोग को उसमें नहीं पड़ना है। लेकिन मैं एक बार जरूर आपको बता दूं कि अब आपके पास समय मात्र 75 दिन का समय है। अभी भी इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, तैयारी कीजिए। किसी कोर सब्जेक्ट को आप अच्छे से, यानी अगर 5 कोर सब्जेक्ट भी पकड़ लेते हैं तो निसंदेह जो है आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। आप इतिहास में बिल्कुल आधुनिक पढ़िए, आधुनिक इतिहास पढ़िए। भूगोल का जो है आपको जो है भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल दोनों ही पढ़ना है। थोड़े से मैपिंग का क्षेत्र भी देख लेना है। उसके बाद आपको राज्य व्यवस्था, विज्ञान में आप जीव विज्ञान देख लीजिए। और दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज आपको करंट अफेयर्स से मिल जाएगा, यानी एक लगभग 25 क्वेश्चन। उसके बाद यूपी स्पेशल और रीजनिंग। दोस्तों, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, अभी भी तैयारी हो सकता है। और आप हिंदी को तैयार कर ले। आप आराम से 140 का अगर टारगेट लेते हैं तो निसंदेह जो है आपको लगभग 130 से 35 के बीच में आ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि अब हम लोग इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि जो हमारा थंबनेल है, भारत का अपवाह तंत्र, जिसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी नदियां हैं, भारत की नदियां, वो 2 भागों में बटी हुई हैं। एक जो हिमालयी नदी है और दूसरा है आपकी प्रायद्वीपीय नदी। तो दोस्तों, आज हम लोग हिमालयी नदी के बारे में जो मुख्य है उसी पर देखेंगे। दोस्तों, अब आपके सामने जो दिख रहा है अपवाह तंत्र, दोस्तों आप लोगों के दिमागों में ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि अपवाह तंत्र क्या है। तो दोस्तों, मैं क्लियर आपको बता दूं कि किसी निश्चित जल मार्ग में जब जल का प्रवाह होता है तो उसको बोलते हैं अपवाह। उसी तरह कई जल मार्गों के जाल को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग चलते हैं कि आ रहा है कि पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है कि जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय कुछ नदियां जो है, नदियों को पूर्ववर्ती नदियां भी कहा जाता है, जिसमें आपकी सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र है और आपकी जो है सतलज है। ठीक है दोस्तों, ये होगी पूर्ववर्ती नदी। अब दोस्तों आती है कि पूर्वारोपित नदियां। तो पूर्वारोपित नदियां वो होती हैं जो ढाल का अनुसरण नहीं करती, जैसे आपकी स्वर्ण रेखा हो गई, चंबल हो गई, सोन हो गई। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, उसी के बाद आती हैं अनुवर्ती नदियां। अनुवर्ती नदियां वो होती हैं जो ढाल का अनुसरण करती हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां जो होती हैं वो अनुवर्ती नदियां ही हैं। ठीक है, जिसमें से आपकी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई,
कावेरी हो गई। दोस्तों अब एक आती है कि परवर्ती नदियां कौन सी होती है। तो दोस्तों जो अनुवर्ती नदियां हैं उन्हीं में जो है समकोण पर जाके नदियां मिल जाती हैं। जैसे आपकी चंबल हो गई, आपका जो सिंध हो गया, बनास हो गया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग आते हैं सिंधु नदी पर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सिंधु नदी के बारे में हम लोग जानते हैं कि सिंधु नदी का जो तिब्बत के मानसरोवर झील पड़ता है, जिसको बोलते हैं कि चेमा युंगडोंग बोखर चू हिमानी से यह निकलती है। दोस्तों ये निकलने के बाद दोस्तों अब मुख्य जो चीजें हैं कि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें से आपकी जो है सतलज है, ब्यास है, रावी है, झेलम है, चिनाब है, श्योक है, गिलगित है, द्रास है। तो जो मुख्य चीजें उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों जो सिंधु नदी है इसमें जो है आपको बाएं से 5 नदियां मिलती हैं। ठीक है। सिंधु नदी में 5 जो नदियां हैं बाएं से मिलती हैं, जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, जिसको बोलते हैं सवर चीज। स से सतलज, व से व्यास, र से रावी, फिर ची से चिनाव, और ज से झेलम। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये हमने बता दिया। और दाईं ओर से भी कुछ हैं, जैसे द्रास्त है, श्योक है, गिलगित है ना, तमाम ये चीजें। लेकिन चूंकि हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य से पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों जो पंजाब नाम पड़ा है वो पंच नदियों के नाम से ही जो है पंजाब नाम पड़ा है। दोस्तों ये पंच जो नदियां हैं वो मिठन कोट, ये पाकिस्तान में जो है एक संयुक्त धाराओं को जो है ये मिठन कोट में जाके मिल जाती है। दोस्तों जो सिंधु नदी है वो कराची से पूर्व अरब सागर में गिर जाती है। और दोस्तों सिंधु नदी जो है गुंजी नामक स्थान पर जो है गहरे गाज का निर्माण करती है। लद्दाख के पास काट के गहरे गाज का निर्माण करती है, और ये भारत में दमचौक के पास जो है भारत में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग आगे आते हैं कि झेलम नदी सॉरी। दोस्तों झेलम नदी जो है यह शेषनाग यानी बेरीनाग से निकलती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसकी जो 2 परियोजनाएं हैं, एक तुलबुल परियोजना है और एक उरी परियोजना है। ठीक है दोस्तों। चिनाव चिनाव जो है चंद्र एवं भागा 2 सरिताओं के यानी केलांग से ये निकलती है। ठीक है दोस्तों। चिनाव दोस्तों इस पे देखेंगे तो कुछ है, जैसे आपकी सलाल परियोजना है, बगलिहार परियोजना है और दुलहस्ती परियोजना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों रावी के बारे में आते हैं। तो दोस्तों रावी जो है रोहतांग दर्रे के कुल्लू पर्वत से निकलती है। इसकी जो मतलब है परियोजना है आपकी थीम परियोजना है और चमेरा। उसी तरह आते हैं ब्यास। दोस्तों ब्यास परियोजना भी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग सतलज नदी। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सतलज नदी ये राकस ताल से निकलती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं जो बाएं से मिलती हैं, और जो ट्रिक के माध्यम से हमने बताया, शबर चीज, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, झेलम। ठीक है दोस्तों। उसी के आगे क्रम में दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों यहां से प्रश्न बराबर आता है और इसको याद कर लेना है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब एक अलकनंदा है। ठीक है दोस्तों। तो अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी पर केदारनाथ धाम है, तो अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ धाम है। ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड के उत्तराकाशी से यानी गौमुख हिमानी से निकलती है। ठीक है। और आगे जाकर जो है यह अलकनंदा में यानी भागीरथी से मिल जाती है। ठीक है। देवप्रयाग में। ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती। दोस्तों जब जैसे ही गंगा नदी जमीन पर यानी
आप देखेंगे कि हरिद्वार में जो है सीधे पहाड़ से वो जमीन में आती है। ठीक है, अब दोस्तों कहाँ, तो आप देखेंगे कि जो पहली यानी गंगा से मिलने वाली जो है कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो बाएं तरफ से मिलती हैं, जैसे आपकी रामगंगा, तो इसका मिलन स्थल कहाँ है? कन्नौज। दोस्तों उसके बाद आगे चलेंगे गोमती नदी, तो गोमती नदी कहाँ मिलती है दोस्तों? तो गाजीपुर में। दोस्तों उसके बाद घाघरा नदी, दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी हम लोग जाना जाता है दोस्तों, ये छपरा जिला में। दोस्तों उसके बाद आता है कि गंडक नदी। दोस्तों गंडक नदी जो है आपकी हाजीपुर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आती है कोसी नदी, और महानंदा नदी जो है आपको जो है मालदा में जाके मिल जाती है। दोस्तों जैसे ही मालदा से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो ये दो भागों में जो दो भागों में बढ़ जाती है। एक बढ़ जाती है बंगाल में भागीरथी, और दूसरी हो जाती है हुगली। तो दोस्तों जब भागीरथी आगे बढ़ती है तो वो भी दो भागों में बढ़ जाती है, पद्मा, और एक हो जाती है मेघना। दोस्तों यही आगे जाकर जो है यह मेघना के नाम से जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि देवप्रयाग, देवप्रयाग में देखेंगे कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिल जाती है देवप्रयाग में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग देखेंगे तो दोस्तों मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों मिल जाती है। ठीक है, विष्णु प्रयाग, तो दोस्तों देखेंगे कि विष्णु प्रयाग में धौली धौली गंगा और अलकनंदा, देख रहे हैं दोस्तों विष्णु प्रयाग में क्या है? धौली गंगा और अलकनंदा यहाँ पे मिल जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में देखेंगे कि अलकनंदा और उसके बाद आपकी नंदाकनी नदी। ठीक है दोस्तों, उसी तरह दोस्तों आप देखेंगे कि कर्ण प्रयाग में, तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार, कर्ण प्रयाग में पिंडार और अलकनंदा। दोस्तों मैंने आपको बताया, वो बार मैं पुनः उसको दोहरा देता हूँ कि दोस्तों गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से निकलती है, यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री से निकलती है दोस्तों। ये उसके बाद जो है दोस्तों, उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती है तो यह बाएं ओर से जो है आपके रामगंगा नदी मिल जाती है जो कन्नौज के पास में है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ती है तो गोमती नदी मिलती है, कहाँ पर? तो गाजीपुर। उसके बाद जस्ट आगे जैसे बढ़ते हैं तो जो है घाघरा नदी मिल जाती है, ये आपके मिलते हैं आपके छपरा में। उसके बाद आगे चलते हैं तो गंडक नदी है जो हाजीपुर में है दोस्तों। उसके बाद कोसी है, बागमती है, और उसके बाद लास्ट में आपको मिल जाती है जो है महानंदा नदी। ठीक है, ये मालदा में रहती है दोस्तों। इसके पश्चात गंगा नदी जो है जैसे ही बंगाल में प्रवेश करती है तो वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक होती है भागीरथी और दूसरी होती है हुगली। दोस्तों फिर भागीरथी नदी जो है आगे बढ़ते हुए जो है वो पद्मा और मेघना में हो जाती है दोस्तों। अब जो है पद्मा के नाम से जो है ये बांग्लादेश में जाती है, और मेघना के नाम से मतलब बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये गंगा नदी जो है आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल, दोस्तों चार जगह इसका विस्तार है। सबसे अधिक विस्तार जो है आपके उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करती है, और यह बलिया यानी बिहार में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी, तो दोस्तों आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अभी चर्चा करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह हिमालय पर्वत के उत्तर में मानसरोवर झील, ठीक है, उसके ठीक पास में जो एक कांगयू झील है, उसी के दक्षिण से जो चेमा युंगडुंग हिमनद से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी यह जो है नॉर्थ ईस्ट में यानी अरुणाचल प्रदेश में नामचरबोह में जो है यह जो है
दिहांग और शियांग के नाम से जो है भारत में प्रवेश करती है, वो भी यांगयाप दर्रा पर, ठीक है, दर्रे से। दोस्तों जैसे ही वो नदी आगे बढ़ती है तो उसमें जो है दिबांग और लोहित नदी बाएं से मिलती है, तत्पश्चात उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है वो धुबरी के पास, यानी गोलपांडा एक जगह है, वहां भी यह जमुना के नाम से आगे बढ़ते हुए यह भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो बाएं से मिलती हैं, जैसे आपकी दिबांग है, उसके बाद लोहित है। दोस्तों एक चीज और बता दें कि लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसको आप लोग नोट भी करते चलें। और उसके बाद धनसिरी है, फिर कपली है, ठीक है, कपली है, उसके बाद मेघना है, उसके बाद बराक है। दोस्तों ये बाएं से जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। दोस्तों उसके बाद दाएं से भी कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे आपकी सुबनसिरी है, उसके बाद कामेंग है, संकोश है, मानस है और तीस्ता है। तो दोस्तों जो है तीस्ता सबसे लास्ट की नदी है, ठीक है दोस्तों, यह सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी। दोस्तों मानसरोवर झील, जो मानसरोवर नदी है, ये जल मार्ग संख्या नंबर 2 की जो है, जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानते हैं साधु, यानी सदिया से धुबरी, ठीक है दोस्तों। तो यह भी जो है ब्रह्मपुत्र नदी का ही है। और दोस्तों इसी में जो है असम असम में जो है एक माजुली द्वीप है, ठीक है, माजुली द्वीप भी है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह 4 देशों के बेसिन में फैला हुआ है, जैसे चीन है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अब तिब्बत का जो क्षेत्र है वो चीन ने जो है उस पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो इसमें हम लोग जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों जो है चलते हैं असम में, तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। अब हम लोग आते हैं यमुना नदी। जैसा कि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। दोस्तों गंगा नदी जो है यह बंदरपुछ बंदरपुछ यमुनोत्री से निकलती है, और दोस्तों यह जो है चंबल नदी जो है यह इटावा में आकर इसे मिल जाती है। दोस्तों ये दाएं से जो नंबर मिलने वाली नदियां हैं, जैसे आपकी चंबल हो गई, तो ये इटावा में मिल जाती है, ठीक है, यमुना नदी में। फिर दोस्तों जो है फिर सिंध आता है, फिर बेतवा नदी आती है, ये हमीरपुर में आके मिल जाती है, और उसके बाद केन जो है, केन नदी ये बांदा में जो है यह यमुना नदी में आके मिल जाती है। दोस्तों ये ऊपर का नोट कर लीजिए। दोस्तों अब नीचे आते हैं हम लोग कि आपका जो है टोम्स नदी है, ठीक है दोस्तों, तो ये ऊपर की दाहिने की है, ठीक है, ये दाएं से चंबल सिंध बेतवा के। दोस्तों अब बाएं से आते हैं टोम्स, उसके बाद हिंडन, उसके बाद करें। दोस्तों इसमें और कुछ नहीं करना है, बस ये थोड़ा सा आपको जान लेना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ, ठीक है, तो उसमें ये बराबर पूछता है कि चंबल नदी जो है ये है, उसी तरह सिंध के बारे में पूछता है, फिर उसके बाद बेतवा नदी के पूछता है, और उसके बाद केन के बारे में। दोस्तों अब उसके बाद हम लोग दोस्तों आते हैं चंबल नदी, चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश के महू के निकट यानी जनपाव की पहाड़ी से निकलती है, यानी मालवा के पठार से। दोस्तों इसे उत्खात भूमि या बिहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब हिमालय के समय से ही जो वहाँ की भूमि होती थी वह जो है टीलानुमा होती थी, और जब चंबल की नदी की पानी जब उस पर जाती थी तो वो गड्ढे हो जाते थे, ठीक है दोस्तों, इस कारण जो है इसको उत्कात भूमि या बिहड़ भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपके काली सिंध,
बनास, पार्वती। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं बेतवा नदी। दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बेतवा नदी जो है, इसका उद्गम जो है कुमरा गांव रायसेन यानी विंध्य पर्वत श्रेणी से जो है इसका जो है उद्गम होता है। दोस्तों अब जो है इसे नेत्रवती नदी के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों जो बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग सोन नदी के बारे में आते हैं कि सोन नदी जो है इसका उद्गम मैकाल के पहाड़ियों से होता है और जो है इस पर एक परियोजना है बहुत चर्चित बाण सागर परियोजना, जिसको 3 राज्यों को इसका लाभ मिलता है, जिसमें से आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि दोस्तों मुझे अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले और मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों।